So welcome everyone. This is Ashwin Jaiswal and finally we are back with the next chapter. हमने इससे पहले स्टाफिंग तक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिंग. ध्यान से सुनते जाना, आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा एंड समझते हैं. चलो चैप्टर को समझते हैं, ठीक है. सो प्लीज पे अटेंशन. बहुत जल्दी हम आपको ये पूरा चैप्टर A to Z करवा देंगे, ठीक है. तो ध्यान से सुनिए. आपको स्क्रीन पे दो लोग दिख रहे होंगे जिसमें से आपको देखकर समझ में आएगा कि ये जो है दिस पर्सन इज द बॉस, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है वो एम्प्लॉई है. तो बॉस एम्प्लॉय को क्या देगा? इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. तो इसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मतलब किसी को डायरेक्शन देना. लेकिन आप गलती से भी ये मत सोचिएगा कि डायरेक्शन हमेशा गुस्से में कुछ बोलना होता है. डायरेक्शन डज नॉट मीन्स कि आप एंग्री मोड में हमेशा किसी को डांटे. दैट इज नॉट डायरेक्शन. डायरेक्शन में देखो ये चार चीज आते हैं जो नीचे में दिए हुए हैं ना, चार चीज आते हैं. सबसे पहला, एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे. डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? चार तरीके से दे सकते हैं. एक होता है सुपरविजन, विल गो थ्रू देम इन डिटेल. दूसरा होता है थ्रू मोटिवेशन, किसी से काम करवा सकते हो आप उनको मोटिवेट करके. तीसरा होता है लीडरशिप, मतलब खुद काम करके दिखाओ, दूसरे देखकर सीखेंगे. एंड फोर्थ होता है बाय सिंपली कम्युनिकेटिंग, इंस्ट्रक्शंस देना, ऑर्डर्स देना, वो होता है कम्युनिकेशन, ठीक है. तो इन चारों को हमें डिटेल में करना है. यही चार हमारा मिलकर के डायरेक्टिंग चैप्टर बनते हैं, ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा डायरेक्शन मतलब क्या होता है. डायरेक्शन इज जस्ट गिविंग सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, मोटिवेशन और थ्रू लीडरशिप वी ट्राई टू गेट द वर्क डन. हम लोग काम करवाते हैं डायरेक्शन देकर. तो पिछले चैप्टर में स्टाफ आ गया था स्टाफिंग में, एंड इस चैप्टर में हम उन्हें उनसे काम करवाएंगे. तो दिस इज डायरेक्टिंग, ठीक है. जो चैप्टर के नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं. दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक से मेरे चैनल में पहुंच सकते हैं. आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा. आपको इन्हीं नोट से पढ़ना है. ये अपडेटेड है फॉर द 2024 एग्जाम्स. 2024 में जो एग्जाम्स होंगे उसके हिसाब से अपडेटेड है. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें आप आइदर बोल्ड कर दिया गया है या फिर अंडरलाइन कर दिया गया है. आपको इतना ही पढ़ के जाना है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है. सो ये आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे. अगर टेलीग्राम का लिंक नहीं खुलता है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली गो टू टेलीग्राम एंड सर्च फॉर दिस चैनल. आपको ये नाम सर्च करना है और आपको नोट्स पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है. बस डेडिकेटेडली आप ये वीडियो देखो और उस नोट से कर लो और आपको क्वेश्चन आंसर्स बस उसके बाद करने होंगे, ठीक है. चलिए, तो ये जो है डायरेक्टिंग का मीनिंग है यहाँ पे. इसको एक बार आप रीड ओनली कैटेगरी में डाल दो, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ठीक है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जब तक मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आप चैप्टर नहीं समझ पाएंगे. तो आप उस हिसाब से इसको स्किप मत करना, आप इसको पढ़ना. तो बेसिकली ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि ये डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? डायरेक्शन देना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो अब तक ना कोई एक्शन नहीं हो रहा था. यहां पे क्या होता है? इनिशिएट्स एक्शन. इनिशिएट्स मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना. अब तक हम लोग जो भी चैप्टर कर रहे थे, एक हुआ था प्लानिंग. प्लानिंग में हम लोग गोल सेटिंग कर रहे थे. एक चैप्टर आया था ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रहे थे कि डिपार्टमेंट्स कितने होंगे, सीनियर कौन होगा, उसके अंडर में कितने जूनियर्स होंगे, वो था ऑर्गेनाइजिंग. फिर एक चैप्टर हमने पढ़ा स्टाफिंग. पिछला चैप्टर स्टाफिंग, जहां पे हमने रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन करके स्टाफ को लाया, उसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट किया. लेकिन काम तो अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है. कोई ग्राउंड लेवल वर्क तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है. वी हैव नॉट येट स्टार्टेड वर्किंग. तो डायरेक्टिंग का जो चैप्टर है ना, यहां पे काम एक्चुअली में शुरू होगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस कमिंग फ्रॉम द सीनियर टू द सबऑर्डिनेट, ठीक है. तो पहला इंपॉर्टेंस इसका यह है कि यहां पे काम स्टार्ट होता है. अब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ था. जो 3 चैप्टर्स हमने इससे पहले किए, इनमें काम स्टार्ट ही नहीं हुआ था. इसमें स्टार्ट होता है, ठीक है. ओके. इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या होता है? काम को कितना अच्छे से आप कर पाओ, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी. लेस कॉस्ट मींस एफिशिएंट. लेस टाइम में कुछ करना मींस एफिशिएंसी. लेस रिसोर्सेज में कुछ करना मींस एफिशिएंसी. बढ़िया क्वालिटी के साथ करना मींस एफिशिएंसी. मतलब काम कितने अच्छे से आप कर रहे हो वो होता है एफिशिएंसी. और आप अच्छे से काम कब करेंगे? जब आपको डायरेक्शन अच्छा मिलेगा, जब आपको गाइडेंस अच्छा मिलेगा.
तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। आप एक चीज समझिए, कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं? वी हैव यूज्ड दिस एग्जांपल मेनी टाइम। जैसे कि स्कूल, आप स्कूल का एग्जांपल सोचिए, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं? आप बोलोगे एक एक्टिविटी तो होता है एजुकेशन का। अच्छा, क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होता स्कूल में? हाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होता है स्कूल में। अच्छा, क्या कभी कभी कोई इवेंट्स वगैरह नहीं होते? वो प्रोग्राम करते हैं ना आपके स्कूल वाले, ड्रामा और क्या क्या स्किट वगैरह ये सब होता है ना, तो इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है, एग्जीबिशंस होते हैं, है ना। और इसके अलावा आपके स्कूल में एक ऑफिस भी है जहां पे सारे ऑफिशियल वर्क चल रहे हैं, आपका फॉर्म फाइल अप होना, आपका फीस का डेटा मेंटेन करना, तो बहुत तरीके के काम वहां पे मेंटेन होते हैं ऑफिस में। फिर आपके स्कूल में कैंटीन भी होगा जहां फूड प्रिपरेशन हो रहा होगा, या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज अलग अलग स्कूल में, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज चलते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारे एक्टिविटीज स्कूल्स में होते हैं। तो आप एक बात बताओ, ऐसा नहीं होता कि ये सारे एक्टिविटीज एक साथ चलते हैं? यस, ये सारे एक्टिविटीज एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जब एजुकेशन हो रहा है तो ऑफिस का काम रुक गया, या ऑफिस हो रहा है तो स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है, या स्पोर्ट्स हो रहा है तो कैंटीन में खाना नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है ना, सब एक साथ चलते हैं। और जब अलग अलग काम, व्हेन डिफरेंट डिफरेंट वर्क गो ऑन टुगेदर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है जब अलग अलग काम, अलग अलग टास्क एक साथ चले, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाएगा? कोऑर्डिनेशन हो पाएगा प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, ठीक है। डायरेक्शन दिया जाता है, आपका प्रिंसिपल बोलता है कि कब एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना है और कब इवेंट्स पे कम ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि एक चलेगा तो दूसरा रुक जाएगा, दूसरा चलेगा तो एक रुक जाएगा, बट विथ प्रॉपर डायरेक्शन हम लोग सब कुछ एक साथ चला सकते हैं, है ना। विथ प्रॉपर डायरेक्शन ये सारे एक्टिविटीज एक साथ चल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन तभी हो पाएगा अगर डायरेक्शन देने वाला अच्छे से डायरेक्शन दे, ठीक है। कॉमर्स में 5 पॉइंट्स आर इनफ, तो हम लोग 5-5 करके चलेंगे, ठीक है। फैसिलिटेट्स चेंज। देखो, जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होता है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो जब भी चेंजेस आएगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कंप्यूटर्स आ गए। एक जमाना था जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, ऑफिस में काम पेन एंड पेपर पे होता था, तो पेन एंड पेपर वाला जमाना चला गया, अब कंप्यूटर का जमाना आ गया। तो आपको क्या लगता है ये चेंज कैसे आया होगा? कोई लीडर होगा जिसने अच्छे से डायरेक्शन दिया और अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम दैट पेन एंड पेपर कंप्यूटर पे शिफ्ट करवाया, ठीक है। बिकॉज एम्प्लॉइज हमेशा रिलक्टेंट रहते हैं, एम्प्लॉइज को कभी मन नहीं होता चेंज का, एम्प्लॉइज को लगता है यार जो चल रहा है वही ठीक है। But whose responsibility it is to make the change? It is the responsibility of the director. Director मतलब जिसने डायरेक्शन देना है, ठीक है। एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस मतलब दो चीजों में पैरिटी। तो कौन से दो चीजों में? देखो, एम्प्लॉइज का ना एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, एक होता है एम्प्लॉय का अपना मन। जैसे कि एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए, एम्प्लॉय को सैलरी इंक्रीज चाहिए, एम्प्लॉय को अच्छा वर्किंग कंडीशन चाहिए, तो वो एम्प्लॉय का अपना एक डिजायर होता है। बट एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन का भी एक इंटरेस्ट है। आपको चाहिए ज्यादा सैलरी, ऑर्गेनाइजेशन के पास फिलहाल ज्यादा सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो इसमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। यू वांट मोर सैलरी बट द ऑफिस कैन नॉट गिव यू मोर सैलरी राइट नाउ, तो अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपको ज्यादा पैसे चाहिए, ऑफिस के पास है नहीं ज्यादा पैसे, तो जो मैनेजर होगा वो आप में और आपके ऑर्गेनाइजेशन दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। वो आप दोनों को संभालेगा, वो आपको भी बोलेगा कि यार थोड़ा सा कम सैलरी मांगो, अभी सिचुएशन इज नॉट गुड, और ऑफिस से भी वो थोड़ा आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा कि ओके, हमें एम्प्लॉइज को तो रिवॉर्ड करना ही पड़ेगा, तो वी नीड टू गिव देम सम मनी। तो इस तरीके से बैलेंस बना के चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का भी नीड पूरा हो और आपका भी नीड अनसैटिस्फाइड ना जाए, ठीक है। सो वी हैव डन 5 पॉइंट, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब हमने, याद है आपको पहले बताया था कि डायरेक्टिंग 4 चीजों को मिला करके बनता है। देयर आर 4 एलिमेंट्स, याद है यहाँ पे, देयर आर 4 एलिमेंट्स: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो अब इन चारों को हमें डिटेल में देखना है, जितना सिलेबस में बोला उतना ही देखेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है बस वो सब पार्ट देखेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
सुनते जाओ, अच्छे से सुनते जाओ। अगर कल सुबह आपका एग्जाम है तो आप बहुत ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है सुपरविजन पे। सुपरविजन क्या होता है ना, सुपरवाइजर भी एक टाइप का लीडर होता है। नीचे देखो, आपको एक पिक्चर नजर आ रहा होगा। तो सुपरवाइजर किस टाइप का लीडर होता है? ये ऑफिस में एसी रूम में बैठने वाला लीडर नहीं है। लीडर्स तो बहुत सारे होते हैं, मैनेजर्स बहुत सारे होते हैं, बट ये मैनेजर जो है ना, ये ऐसा मैनेजर नहीं है जो एसी रूम में बैठेगा और मजे में कंप्यूटर के सामने स्क्रीन खोलकर बैठ जाएगा और आपको ऑर्डर्स देगा। ये वैसा वाला मैनेजर नहीं है। ये कैसा वाला मैनेजर है? ये वैसा वाला मैनेजर है जो सेफ्टी जैकेट्स पहनकर, हेलमेट्स पहनकर, बूट्स पहनकर ग्राउंड पे उतर के आपको गाइडेंस देगा। समझ रहे हो ये कैसा वाला मैनेजर है? ये वैसा मैनेजर है जो ऑल टाइम आपके आसपास रहेगा, आपको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। वो क्या करेगा? वो आप लोग कैसा काम कर रहे हैं ना, उसको ओवरसी करता रहेगा, मतलब देखता रहेगा। एवरी टाइम ही विल बी मॉनिटरिंग, एवरी टाइम ही विल बी सुपरवाइजिंग, आपके ही साथ वहीं पर सेफ्टी जैकेट्स, हेलमेट्स, बूट्स पहनकर, ग्लव्स पहनकर वहीं पे वो आपको गाइडेंस देता रहेगा। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। फोरमैन, ठीक है। आपके पेरेंट्स अगर काम करते होंगे तो आपको पता होगा, ऐसा ऐसा नाम भी होता है, फोरमैन, ओवरसियर, सुपरिटेंडेंट, ठीक है। काफी सारे नाम है, आपको मेन सुपरवाइजर याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि ये कौन था। अब हम लोग देखते हैं कि इसके काम क्या क्या है। 5 काम आप याद रखिएगा, 5 करने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहला आता है स्केड्यूलिंग द वर्क। स्केड्यूलिंग या शेड्यूलिंग जो भी बोल लो, मतलब काम का टाइमिंग डिसाइड करेगा। जैसे कि कल सुबह 9 बजे, वो एक मीम आता है ना, कल सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुंच जाना, ठीक है। तो ये वैसा वाला काम करेगा, ठीक है, कि कल सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुंच जाना। तो ये क्या कर रहा है? ये टाइम डिसाइड कर रहा है। फिर छुट्टी कितने बजे होगी वो भी ये डिसाइड करेगा, ब्रेक कितना बजे मिलेगा वो ये डिसाइड करेगा, लंच ब्रेक होता है ना, तो ही इज गोइंग टू डिसाइड। तो टाइमिंग ये डिसाइड करता है, दैट्स वन ऑफ द वर्क। सेकंड, ये इंस्ट्रक्शंस देगा आपको काम कैसे करना है। जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां ये सुपरवाइजर मौजूद है, तो कैसे कैसे काम होगा, किस ऑर्डर में काम होगा, ये देखो। इनिशिएट करना है, मॉडिफाई करना है, हॉल्ट करना है, रोक देना है काम, सब तरीके की इंस्ट्रक्शंस ये देगा, ठीक है। तो इसका काम इंस्ट्रक्शन देना भी है, टाइमिंग भी ये डिसाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन भी ये देगा, ठीक है। और क्या करेगा? ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इफ यू डोंट नो समथिंग, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट दिस पर्सन। ये आपको बताएगा कि देखो इस तरीके से काम करना है आपको, ठीक है। तो वहां ग्राउंड लेवल पे जैसा भी काम होगा, इलेक्ट्रिक का अगर काम है, इलेक्ट्रिशियन का अगर काम है, तो वो बताएगा कि पहले कौन सा वायर जाना चाहिए, कौन सा स्विच ऑफ करके कौन सा मशीन ऑन, मतलब मशीन में हमें चेंजेस करने। तो ये बताएगा आपको, पूरा गाइडेंस करेगा, ठीक है। ये आपको मोटिवेट भी करेगा। अगर इसको लग रहा है कि टीम थोड़ी थक गई है, काम जल्दी करवाना, तो ये आप लोगों को मोटिवेट करेगा, किसी तरीके का लालच देगा। वो बोलेगा कल का डिनर मेरे तरफ से अगर आज काम कंप्लीट कर दिया तो, ठीक है। आपको रेगुलरली बूस्ट करेगा। अगर आप अच्छा काम करते हो आपकी तारीफ करेगा, कैसे भी करके हिल गेट द वर्क डन, ठीक है। डांट भी सकता है ना। और मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ये भी इसका काम है। तो काम वाले जगह पे बहुत ज्यादा हंसी मजाक ना हो, ठीक है। चोरी ना हो जाए, छोटे मोटे आइटम्स की चोरी ना हो जाए, टाइम वेस्टेज ना हो, रिसोर्स की वेस्टेज ना हो, लोग समय पर आए, ये सब काम इसका है, ठीक है। वैसे तो 5 पॉइंट हो गया है, बट आप ये वाला भी देख सकते हो, हैंडलिंग ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस का मतलब होता है एनी कंप्लेन्स। तो आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपको हो सकता है एनी को वर्कर के साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सॉर्ट आउट कर लेगा। ही इज गोइंग टू लुक आफ्टर योर कंप्लेन्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया सुपरवाइजर का काम। स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब देखो ये वाला टॉपिक ना, बहुत लोग बोलते हैं यार कंट्रोलिंग चैप्टर में हो सकता है। एक्चुअली ना ये टॉपिक यहां पर आता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है। दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन ISC 2023 एग्जाम, ठीक है। तो 2024 में इसके आने के चांसेस ना के बराबर है। बट यू नो, आपको MCQs आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार इतना पढ़ लो, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में टाइम मत बिताना, बिकॉज ये जस्ट अभी अभी आ चुका है, तो अभी आपके एग्जाम में आने के बहुत कम चांसेस है। सर व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल ऐसा होता है कि मान लो 2 मैनेजर्स है, मैनेजर 1, मैनेजर 2, 2 मैनेजर्स है। अब मैनेजर 1 के अंडर में
देयर आर 3 वर्कर्स, वर्कर 1, वर्कर 2 एंड वर्कर 3। मैनेजर 2 के अंडर में देयर आर 5 वर्कर्स, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, वर्कर 4 एंड वर्कर 5, 5। तो ज्यादा वर्कर किसके अंडर में है? M2, मैनेजर 2। ये जो मैनेजर नंबर 2 है इसके अंडर में ज्यादा वर्कर है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि मैनेजर 2 का स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है। स्पैन का मतलब क्या होता है? स्पैन का मतलब होता है रेंज, कितने लोगों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, कितने लोगों को आप मैनेज कर रहे हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि मैनेजर 2 जो है वो ज्यादा लोगों को मैनेज कर रहा है। अब कब ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकते हैं, कब कम लोगों को मैनेज कर सकते हैं? देखो, अगर आप एक्सपीरियंस ज्यादा है आपका, यू कैन मैनेज मोर पीपल। अगर आप न्यू कमर है तो फिर यू शुड मैनेज लेस पीपल। देन वर्कर कितने ओबीडियंट है, वर्कर कितने स्किलफुल है। अगर वर्कर बहुत ओबीडियंट स्किलफुल है तो यू कैन मैनेज लॉट ऑफ देम एट वन टाइम। बट अगर वर्कर सारे के सारे नौसिखिए हैं तो फिर यू कैन नॉट मैनेज ऑल ऑफ देम एट वन टाइम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक बार आप यहां से पढ़ लेना, आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, बट एमसीक्यू ट्रू फॉल्स के लिए हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, मोटिवेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मोटिवेशन। आपको इंडिया के 3 सबसे बड़े मोटिवेटर्स दिख रहे होंगे और ये थर्ड वाला, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, आपने इसको तो सुना ही होगा। ठीक है, तो ये होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का मीनिंग क्या है? आई डोंट थिंक दिस शुड कम। इसको आप एक बार रीड कर लेना, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। बट ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। मोटिवेशन इज इंस्पायरिंग, चेंजिंग योर बिहेवियर। जब आप मोटिवेट करते हैं तो आप किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये देखो, स्टिमुलेट लिखा है ना, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, चेंज। जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो आप किसी को बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? टू गेट द डिजायर्ड एक्शन। डिजायर्ड एक्शन लेने के लिए आप किसी को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन इज जस्ट चेंजिंग समवन्स बिहेवियर ताकि वो कोई काम करे। ठीक है, तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे ये 3 और भी लोग हैं। ठीक है, बट ये 3 ज्यादा फेमस है, तीसरा वाला तो कुछ ज्यादा ही फेमस है अभी। ठीक है, तो ये होता है मोटिवेशन। नहीं, वो सच में अच्छा है। ठीक है, सच में अच्छा है। आप पूरी स्टोरी देखो, आपने एक्चुअली मीम में देखा होगा तो इसलिए आपको लगता होगा कि ये फनी है, बट वो सच में देखोगे तो उसकी स्टोरी भी इंस्पायरिंग है ना। नाउ कमिंग टू द टॉपिक जहां से मेन क्वेश्चन बन सकता है, वो है मैस्लोस थ्योरी। एब्राहम मैस्लोस, इसने एक थ्योरी दिया कि लोग मोटिवेट कैसे होते हैं। देखो, मोटिवेशन एक्चुअली में सच बताएं तो, एंड ये आप लोग भी जान के रखो, ठीक है, बिकॉज आपका भी अभी काम आएगा, आपका एग्जाम आ रहा है ना, तो यू विल ऑल्सो नीड मोटिवेशन। तो क्या यूट्यूब पे इनकी वीडियोस देखने से आपको मोटिवेशन मिलेगा? द आंसर इज नो। एक्चुअली पता है, मोटिवेशन कभी भी किसी के वर्ड्स को सुन के नहीं होता। आप देखोगे एक वीडियो संदीप महेश्वरी का, द वीडियो इज गुड, इट विल प्रोवाइड यू पॉजिटिव एनर्जी, और हो सकता है आप उठ के बैठ के पढ़ने भी लग जाओ, बट क्या है ना, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा वो। समझे? मतलब एक वीडियो आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल गया, आप बैठ गए, 15 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे फिर। क्यों? क्योंकि दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, है ना। दूसरों की बातें सुन सुन के उतना मोटिवेशन नहीं होता, वो थोड़ा एक पुश मिलता है, पुश, धक्का मिलता है कि चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाएंगे फिर बंद हो जाएंगे। तो कैसे फिर करें, आप कैसे करोगे उस पर बाद में आएंगे। आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द टॉपिक राइट नाउ। तो एब्राहम मैस्लोज ने बोला कि वर्कर को कैसे मोटिवेशन मिलेगा? क्या अच्छी अच्छी बातें करने से मोटिवेशन मिल जाएगा? नो, एक पुश मिलेगा बट मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एक धक्का लगेगा बट आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो कैसे होगा फिर? तो एब्राहम मैस्लोज ने बोला कि देखो, 5 कैटेगरीज में इंप्लॉय मोटिवेट होता है। ठीक है, एक वर्कर जो है, स्टूडेंट कैसे मोटिवेट होता है उसकी बातें बाद में करेंगे, अभी यहां पे लाके चैप्टर का लेंथ नहीं बढ़ाना मेरे को। हाउ टू मोटिवेट द वर्कर, तो इसने बोला कि 5 स्टेप में कोई भी वर्कर मोटिवेट होता है। तो आइए देखते हैं क्या। आपको इतना ही लिख कर आना है, जो चीज मैंने एडिट ऑफ कर दिया है उसको आपको नहीं लिखना है। अगर ये आया क्वेश्चन तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप 1-2 लाइन चाहो तो और डिलीट कर सकते हो इसमें से, ठीक है, बट और कुछ ऐड मत करना, आप तो वैसे भी नहीं करोगे। देखो, सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है,
इसको सर्वाइवल नीड्स भी बोलते हैं, यहां पे लिखा है सर्वाइवल नीड्स भी बोलते हैं। देखो एक वर्कर ना, काम में मोटिवेशन कैसे आएगा उसको, अगर उसे सर्वाइवल नीड्स उसका पूरा हो रहा है। मतलब जो एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ होता है ना, एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, क्या क्या एसेंशियल होता है, फूड, शेल्टर, ये सब, क्लोथिंग, ये सब। तो जो एकदम नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ है, वो अगर आपको मिल रहा है तो यू विल गेट मोटिवेटेड। जैसे जिसके पास जॉब है ही नहीं, उसे जॉब मिल जाए तो भले ही कम सैलरी वाली हो, वो जाके ले लेगा, क्योंकि अभी तो वो जीरो पे है ना, जीरो पे है। तो अगर उसको 20,000 का भी जॉब मिल रहा है, he'll grab it with both hands, क्योंकि अब 20,000 बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिलहाल तो वो जीरो पे है, तो जीरो से तो बेटर ही है ना। तो ही विल गो एंड ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। दैट्स व्हाट सर्वाइवल नीड्स उसका पूरा हो रहा है। उसके परिवार को खाना मिलेगा, रात भर में 3 टाइम का खाना मिलेगा। तो दैट इज सर्वाइवल नीड्स, ये पहला मोटिवेशन है। बट एक बार आपका वो नीड सेटिस्फाई हो गया, अब आपका रोजाना खाना पीना सब चल रहा है, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको चाहिए सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड, अब आपके मन में आ रहा है कि यार खाने पीने का तो इंतजाम हो गया है, 3 टाइम का खाना चल रहा है, परिवार अच्छा खासा खान पी रहा है, बट इससे ज्यादा चाहिए ना। मतलब जब जॉब नहीं रहेगा, 60 के बाद रिटायरमेंट होगा, तब क्या करेंगे? तब आपको लगेगा जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब चीजें आपको लगेंगी। तो अब आप ना एक लेवल बढ़ के सोच रहे हो। अब आपको काम में मन कब लगेगा? व्हेन यू गेट दीज थिंग। पहले आपको सैलरी ही इनफ था, अब आपको सैलरी से बढ़ के कुछ चाहिए। तो नाउ व्हेन विल यू फील मोटिवेटेड टू वर्क? इफ यू गेट दीज थिंग, जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है। तो इससे आपका सेफ, यू विल फील सेफ। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट तो सैलरी मिल रहा है, फ्यूचर का भी आपको सेफ्टी हो गया। बट कुछ टाइम के बाद फिर आप थोड़ा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा। तो उसको मन में लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड द थर्ड डोज, सोशल नीड्स। जहां पे आप जहां काम करने जा रहे हो, वहां यार दोस्त रहे, जिनके साथ टाइम पास हो सके, थोड़ा बातचीत कर सके, डिस्कशंस कर सके, प्रॉब्लम शेयर कर सके, खुशियां मिल बांट के उनके साथ टाइम बिताए। तो थर्ड थिंग यू विल नीड दैट। तो सैलरी हो गया, सेफ्टी मिल गया, बट नाउ द नेक्स्ट डिजायर अराइज कि यार जहां जा रहे हैं वहां 4 लोग बात करने के लिए तो होने चाहिए ना। तो फिर आपका काम में कब मन लगेगा? जब आपका दोस्त लोग आपके साथ रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी आपको थोड़ा फिर डिससैटिस्फैक्शन आने लगेगा, फिर मोटिवेशन लेवल डाउन होगा, काम से मन नहीं लगेगा। तब तक में आपको चौथा डोज मिलेगा, वो रहेगा आपकी ईगो सेटिस्फाई करने की नीड्स। मतलब सैलरी है, फ्यूचर का सेफ्टी भी है, दोस्त भी है, बट अब क्या चाहिए? अब चाहिए कि लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे इंपॉर्टेंस को समझे। मैं जब काम करूं तो लोग मेरे लिए क्लैपिंग करे, मेरा बॉस मुझे सर्टिफिकेट दे कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मुझे इंक्रीमेंट मिले कि वाह क्या काम किया, प्रमोशन मिले, लोग समझे तुम्हारी वैल्यू को। ये तुम्हारी नेक्स्ट नीड है। अगर ये नीड सेटिस्फाई होती, यू अगेन फील मोटिवेटेड टू वर्क। बट एक टाइम फिर ऐसा आएगा जब ये भी काम नहीं करेगा। ठीक है, आपने बहुत कुछ देख लिया, यू गॉट द सैलरी, यू गॉट द पेंशन, मतलब पेंशन की गारंटी मिल गई आपको, आपके यार दोस्त भी बन गए, वो बहुत आपकी तारीफें भी कर लिए। बट अब आप उस रेंज में जा चुके हो व्हेन दीज थिंग्स विल नॉट मैटर टू यू। व्हाट विल मैटर टू यू इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब खुद से खुद को टारगेट देंगे और खुद से उसको अचीव करेंगे, इसमें अब आपको मोटिवेशन मिलेगा। अब आपको बाहरी दुनिया से लेना देना ही नहीं है। मतलब एक एम्प्लॉय यहां तक पहुंचते पहुंचते वैसे ही 60 इयर्स का हो जाएगा, 55-60 इयर्स का वैसे ही हो जाएगा। तो एक एम्प्लॉय, अब उससे दुनिया से मतलब नहीं, पैसे से मतलब नहीं, अब उसको खुद में खुशी, खुद खुशी हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? साइकोलॉजिकल, शुरू हुआ था फिजियोलॉजिकल से, अब साइकोलॉजिकल। मतलब अब ना मेंटल पीस चाहिए, खुद से खुद को टारगेट देंगे, खुद ही उसको अचीव करेंगे। अब आपको दूसरों की क्लैपिंग्स नहीं चाहिए, अब आपको कोई ईगो प्रॉब्लम है नहीं, यू आर इन योर सेल्फ नाउ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आपको काम में मन कब लगेगा? जब आप खुद से अपने आप को टारगेट देंगे, नाउ आई नीड टू गिव बैक, नाउ इज द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो अब हार्डवर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही अपने आप के सेटिस्फैक्शन के लिए। अब कोई सैलरी और ये सब सेफ्टी वेफ्टी से कोई लेना देना नहीं, अब काफी ऊपर पहुंच चुके हो इन सब चीजों से।
ये एब्राहम मैस्लोज ने बोला है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ऐसा ही हो, ठीक है, मैस्लोज के हिसाब से ऐसा है, ठीक है, तो ये एब्राहम मैस्लोज का है, ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ओके, लीडरशिप, चलिए, तो बहुत लोगों के फेवरेट स्क्रीन पे आ गए हैं, हमारे भी फेवरेट है। तो लीडरशिप के बारे में अगेन द डेफिनेशन यू कैन जस्ट रीड, मेन आपको इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है क्वालिटीज पे। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो आपको रास्ता दिखाए, और सिर्फ आपको नहीं बोले कि चलो जाओ उस रास्ते पे, वो रास्ता भी दिखाएगा और सबसे आगे आगे वही चलेगा एंड बोलेगा फॉलो मी। तो वो होता है लीडर, जो काम करके दिखाए, सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं दे, काम करके दिखाए। तो हमारे इंडिया में बहुत फेमस लीडर रह चुके हैं स्पोर्ट्स फील्ड में, एमएस धोनी। तो एमएस धोनी के कैरेक्टर को हम लोग लेके अगर क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर से मैच कराए तो देखते हैं कि क्या ऐसा है कि इज ही अ गुड लीडर, क्या, वैसे तो इस पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट फिर भी लेट्स सी कि क्या ये गुड लीडर है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है गुड लीडर का? साउंड फिजिक, फिजिकली फिट होना चाहिए लीडर, ठीक है, मतलब ये नहीं कि तुरंत तुरंत थक जा रहे हैं, हर एक हफ्ते बाद बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम बात बात पे लग जाता है, एलर्जी से भरे, तो वो क्या लीड करेगा? वो तो हर 2 दिन पे डॉक्टर के पास जाता रहेगा। पीपल वुड नॉट लाइक टू सी अ लीडर हु इज नॉट फिजिकली फिट। ऐसा नहीं है कि सिक्स पैक होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि तुरंत तुरंत बीमार पड़ रहे हैं। तो एम एस धोनी फिजिकली फिट थे, यस ऑफ कोर्स। तो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो और फिजिकली फिट हो, ठीक है, एंड बहुत जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। तो वैसे पर्सन को, फिजिकली स्टेबल पर्सन को हम लोग एक लीडर की क्वालिटी मानते हैं कि हाँ एक लीडर में ये तो होना चाहिए। दूसरी बात इंटेलिजेंट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, कि इंटेलिजेंट कितना होता है उसकी, जो क्रिकेट से जोड़ के बोल रहे हैं, मतलब जो वो फील्डिंग की स्ट्रैटेजीज लगाते थे एंड जिस तरीके से सामने वाली टीम को फंसाते थे अपने जाल में, दैट शोज ही वाज इंटेलिजेंट। तो क्या एक लीडर को इंटेलिजेंट होना चाहिए? हाँ, लीडर को इंटेलिजेंट होना चाहिए, वरना वो कैसा लगेगा टीम के सामने? लीडर को कुछ सिचुएशन ही नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज द सिचुएशन। तो उस ही शुड नो, ही शुड बी एबल टू असेस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब लीडर शुड बी अवेयर कि चल क्या रहा है ना? ही शुड नॉट बी क्लूलेस। इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, इनिशिएटिव, ठीक है। एक स्टोरी है एम एस धोनी का ही, आई सॉ इट ऑन द इंटरनेट, कि पहले की बात है जब वो इंडियन टीम में नहीं थे, तब की बात है कि वो झारखंड के लिए ही वाज प्लेइंग, उस टाइम बिहार था, ठीक है, झारखंड एंड बिहार वर टुगेदर। तो बिहार के लिए ही वाज प्लेइंग एंड वो लोग मैच हारने वाले थे। तो टीम के बाकी मेंबर्स ना बोल दिए कि यार छोड़ो यार, क्या खेलना है, ये तो ऐसे भी हार रहे हैं। तो एम एस धोनी ने उस टाइम अपने टीम को बोला कि हार तो ऐसे भी जाएंगे अगर नहीं खेलेंगे, चलो खेल के देखते हैं, क्या पता जीत जाए। एंड वो टूर्नामेंट ये लोग जीत गए। तो लीडर वो होता है ना जो इनिशिएटिव ले, जो एक्शन ले, जब बाकी लोग गिव अप करने को रेडी है ना, वहां पे वो एक्शन लेकर दिखाए कि चलो यार करके देखते हैं ना, ट्राई करने में क्या दिक्कत है, हो सकता है जीत जाए। तो ऐसे कितने सारे मैचेस इसने जिताए हैं। तो इनिशिएटिव वो होता है जो अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करता, दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, दे डोंट वेट कि आएगा अपॉर्चुनिटी तो देखते हैं, दे डू थिंग्स, उसी में अपॉर्चुनिटी निकलता है फिर। इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ठीक है, टाइम वेस्ट करना, अपने ही टीम मेंबर्स को चीट करना, ठीक है, किसी को डाउन करना, ये सब खराब क्वालिटीज माने जाते हैं। लीडर वो होता है जो लिफ्ट करे। नेक्स्ट आता है डिसाइसिवनेस। डिसाइसिवनेस क्या होता है? डिसाइसिवनेस मतलब जिसमें डिसीजन लेने की ताकत हो। एक होता है इनडिसीजन वाला मूड कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या करे, घबराए हुए हैं, वो होता है इनडिसीजन। और एक होता है ना डिसीजन लेने वाला कि यार ये डिसीजन मैंने ले लिया, अब इस पे टिके रहेंगे, वी वोंट मूव अवे फ्रॉम दिस डिसीजन, वी वोंट बैक ऑफ। वो होता है डिसीजन लेने वाला, वो होता है लीडर कि हाँ एक बार डिसीजन ले लिया, अब जो हो जाए, लोग मेरे को कुछ भी बोले, आई विल स्टिक टू दिस डिसीजन। वो होता है डिसाइसिव, ये लीडर की क्वालिटी होती है। एंड एक पॉइंट नंबर 6 होता है कि इमोशनली स्टेबल रहते हैं। आई डोंट थिंक धोनी से बेटर कोई एग्जांपल है इसमें, ठीक है, कि जब जीत भी गए तो भी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उछल नहीं रहे,
और जब हार भी गए तो भी रो नहीं रहे हैं, मतलब तब भी मतलब इमोशनली कंट्रोल्ड है। तो हार जीत तो लगा रहता है, बट उसमें आप कितने स्टेबल है, टेंस सिचुएशन में भी घबराहट नहीं हो रहा है, हार गए तो भी रोना नहीं आ रहा है, जीत गए तो भी पागलों की तरह उछल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स इमोशनली, तो लीडर में ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। आई थिंक एकदम पॉइंट टू पॉइंट धोनी से मैच करता है, तो दिस वाज लीडरशिप। हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है आइडियाज एक्सचेंज करना। अभी जो व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू वर्ड्स, आइडियाज, it could be complaints, it could be request, it could be any fact, it could be a news। तो जब एक पर्सन दूसरे को कोई भी आइडिया एक्सचेंज करता है, उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। जल्दी से देख लेते हैं, मेरे को नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इसको आपको एक बार तो कर लेना है, ठीक है, एनी 5 आप कर लेना। कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है? टू एडुकेट एंड ट्रेन पीपल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग पे भेजते हैं, तो विदाउट कम्युनिकेशन तो उनकी ट्रेनिंग होगी नहीं, तो उनको एडुकेट करना। अभी आई एम एडुकेटिंग यू इन दिस चैप्टर, तो ये कम्युनिकेशन से हो रहा है। So that's one way। मोटिवेशन, आप संदीप महेश्वरी की वीडियो देखो या किसी की भी वीडियो देखते हो मोटिवेशन के लिए, अभी तो मोटिवेशन वैसे ही मिल रहा है आपको, तो अगर वो मोटिवेट उस तरीके से हो रहे हो तो कैसे हो रहे हो? कोई है जो अपने आइडियाज आपको पहुंचा रहा है, अपने पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर डाल रहा है, कैसे? कम्युनिकेशन के थ्रू आइडियाज आर गेटिंग एक्सचेंज। तो एडुकेट करने के लिए भी काम आता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी काम आता है। टू प्रमोट मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर है, बट मैनेजर आपको गाइड कैसे करेगा? थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू इंस्ट्रक्शंस, थ्रू ऑर्डर्स। तो दैट्स हाउ मैनेजर परफॉर्म देयर टास्क, थ्रू कम्युनिकेशन। डिसीजन को इंप्लीमेंट करना है, कैसे होगा? थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई वाज इन द ऑफिस, मेरे को शायद पहले ही हफ्ते में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया था। आई एम नॉट गोइंग टू द स्टोरी राइट नाउ, चैप्टर लंबा हो जाएगा, बट जस्ट शेयरिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि कुछ हुआ था, आई विल टेल यू समडे लेटर, कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंस होता है ऑफिस में। मतलब आई लर्न दिस थिंग वेरी प्रॉपरली कि कम्युनिकेशन में गैप नहीं आना चाहिए कभी भी। एंड कोई एक और पॉइंट कर लो, कोई सा भी पॉइंट कर लो, सभी की जैसे, ठीक है। टू कैरी आउट एनी चेंज, ठीक है ना। पहले हम लोग पेन पेपर पे काम करते थे, अब कंप्यूटर पे काम करेंगे, तो वो शिफ्ट कैसे होगा? प्रॉपरली कोई कम्युनिकेट करेगा ना, एक डेट कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि इस दिन के बाद से हम लोग कंप्यूटर पे ही सिर्फ काम करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑल दैट विल बी डन थ्रू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये लिस्ट 8 है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। कम्युनिकेशन इज वेरी वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब कम्युनिकेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो देखो, स्टेप्स या प्रोसेस बोल सकते हो। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या होगा? देखो भाई, सबसे पहला चीज एक सेंडर होगा, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे 2 3 4 5 5th नंबर पे एक रिसीवर है। तो सेंडर कौन है? द वन हु इज स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आई एम कम्युनिकेटिंग राइट नाउ विथ यू, हम दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है फोन या लैपटॉप के थ्रू। सो आई एम द सेंडर, आई एम सेंडिंग माई कम्युनिकेशन टू यू। और आप कौन हो गए? 5th नंबर पे आप हो गए रिसीवर, जो सुन रहे हो, देख रहे हो इस वीडियो को, आप कौन हो गए? आप हो गए रिसीवर। अच्छा, नंबर 2 पे क्या आता है? द मैसेज। क्या है मैसेज? ये चैप्टर है मैसेज। दिस सिलेबस इज आवर मैसेज। मैं आपको क्या कम्युनिकेट कर रहा हूं? मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू द सिलेबस। एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग होता है एक ऐसा फॉर्मेट जो आपको समझ में आए। तो हाउ एम आई एनकोडिंग माई मैसेज? मैं आपको सिलेबस कैसे समझा रहा हूं? देखो, एक होता है आपका ऑथर, ऑथर ने भी आपको कम्युनिकेट किया है सिलेबस, और मैं भी आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, बट मेरे में और ऑथर में क्या डिफरेंस है? ऑथर ने आपको टोटली रिटन फॉर्म में एक बुक बना के कम्युनिकेट किया है, मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में कम्युनिकेट कर रहा हूं। मेरा जो फॉर्मेट है, मेरा जो एनकोडिंग हुआ है इस पूरे मैसेज को, ये जो मेरे माइंड में बात है, ये माइंड की बात मैं आप तक कैसे ट्रांसफर कर रहा हूं? थ्रू अ वीडियो। ऑथर ने कैसे ट्रांसफर किया? थ्रू अ बुक, ठीक है।
तो क्लास टीचर कैसे ट्रांसफर करता है? थ्रू स्पीचेस, लेक्चर्स इन द क्लास। तो दैट्स टॉकिंग। मेरा क्या है? वीडियो। ऑथर का क्या है? बुक। ये सब हो गया एनकोडिंग। कैसे? फोर्थ नंबर, चैनल। क्या चैनल? तो जैसे मेरा कैसे हो रहा है? मेरा मोबाइल फोन्स के थ्रू हो रहा है, लैपटॉप के थ्रू हो रहा है। तो किस मीडियम से? अलग अलग मीडियम हो सकता है। इट कुड बी फेस टू फेस टॉक, इट कुड बी टेलीफोन, इट कुड बी लेटर, इट कुड बी बुक्स, इट कुड बी रेडियो, इट कुड बी टेलीविजन, इट कुड बी मोबाइल फोन्स, इट कुड बी कंप्यूटर। तो ऐसे, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे तो आप आते हो। सिक्स्थ नंबर पे क्या होता है? डी कोडिंग। आई एम सेइंग समथिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग। तो वो अंडरस्टैंड करने को हम लोग बोलते हैं डी कोडिंग। एंड लास्ट आता है फीडबैक। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक से समझ में आता है कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं। फीडबैक कौन करेगा? आप करोगे, रिसीवर। यहां पे देखो क्या लिखा है, फीडबैक है, रिसीवर। तो अब फीडबैक से ही समझ में आएगा कि आपको बात समझ में आएगी नहीं। आपको फीडबैक के लिए क्या करना है? आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हो तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते तो फिर मेरे को लगेगा कम्युनिकेशन में गैप रह गया। तो चलिए 2 सेकंड के लिए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इसका। 2 सेकंड के लिए आप एक बार वीडियो रोके, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो, और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपको मजा आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। ये आपके तरफ से फीडबैक होगा, ठीक है। तो सातों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखो चैप्टर अपनी जगह पे है, समझना अपनी जगह पे है, बट प्रैक्टिस भी लगता है, ठीक है। आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू दिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है, और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। तो आप भी ये समझ के चलो, सिर्फ चैप्टर करना, सिर्फ पढ़ लेना, इससे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा। इससे आपको तब भी लगेगा ना कि जैसे चैप्टर तो आगे जा रहा है बट पुरानी चीजें भूल जा रहे हैं, है ना। आप 10th चैप्टर 11th चैप्टर पे पहुंच गए बट सेकंड चैप्टर में क्या लिखा है वो आप भूल गए, फिफ्थ चैप्टर में क्या लिखा था वो आप भूल गए, ठीक है। तो ये होता रहेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मेरे ऐप में आपको मिल जाएगा कोर्स, वहां पे टेस्ट पेपर्स अपलोड हो रहे हैं। तो आप उन टेस्ट के क्वेश्चंस को कीजिए, सॉल्यूशंस के साथ आई एम अपडेटिंग इट। तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, आप वो उसको प्रैक्टिस करो। वैसे ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिलेंगे, ठीक है। सिमिलर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिलेंगे। सिर्फ चैप्टर करोगे तो आप एवरेज स्कोर कर पाओगे, बहुत अच्छा नहीं स्कोर कर पाओगे। यू विल बी ओनली डूइंग एवरेज परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के भरोसे है, सिर्फ नोट्स के भरोसे है, तो कंप्लीट तो आपका हो जाएगा बट प्रॉब्लम क्या आएगा जो आप अभी भी फेस कर रहे होंगे, वो प्रॉब्लम आएगा कि यू आर मूविंग अहेड। हाँ समझ में आ रहा है अभी, ये आई एक्सप्लेन्ड यू 7 पॉइंट्स, यहाँ पे आई एक्सप्लेन टू यू। ये 7वां पॉइंट था फीडबैक, जो आपने होपफुली कर दिया होगा। तो 7 पॉइंट्स था, आपको समझ में आ गया, अभी लग रहा है हाँ याद भी हो गया। 2 मंथ्स के बाद देखना भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हो, क्योंकि ये अकाउंट्स नहीं है ना, ये मैथ्स नहीं है जहां पे आप लोग सम प्रैक्टिस कर करके अपने ब्रेन में इंसर्ट करते जाए। यहाँ पे ये दिक्कत आएगा, दिक्कत आ रहा है। मेनी पीपल आर टेलिंग मी कि सर वीडियो से समझ में तो आ रहा है, नोट से याद भी कर ले रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लग रहा है जैसे पुराना वाला भूल जा रहे हैं। सो उसका एक ही उपाय है कि यू डू ओनली दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उनको अगर आप 3 से 4 बार कर लो ना, तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होगा। दिस प्लस दैट, खत्म। इतना ही करने की जरूरत है, ठीक है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन गो टू द ऐप एंड यू कैन एक्सेस दैट कोर्स, ठीक है। तो होप टू सी यू देयर। अदरवाइज ये अगर आप करते हैं तो दिस इज ऑल्सो गुड, बट इसमें कंप्लीट मतलब वो नहीं आएगा, मतलब एक होता है ना कि फुल एंड टू एंड प्रिपरेशन, दैट यू नीड टू डू, ठीक है। चलिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन समझते हैं। दिक्कतें क्या क्या आती है कम्युनिकेट करने में, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो कम्युनिकेशन में हमें आ सकती है। तो पहला दिक्कत जो है वो है फिजिकल बैरियर, डिस्टेंस का बैरियर। डिस्टेंस का बैरियर तो आपसे अच्छा कौन समझेगा, है ना। आपको भी कम्युनिकेशन में दिक्कत आता होगा ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। तो फिजिकल बैरियर इसी को कहते हैं, ठीक है। जब सेंडर और रिसीवर में थोड़ा डिस्टेंस है, फेस टू फेस बातें नहीं हो पा रही है, तो इसमें क्या है, मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होगा। अगर आप दूर दूर खड़े हो तो हो सकता है आप सुन नहीं पाएंगे। ऑफिस की एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफिस एनवायरनमेंट या फैक्ट्री का एनवायरनमेंट, फैक्ट्री में मशीन्स चल रही हैं, आप एक जगह है, आप सामने वाले को कुछ बोल रहे हो, वो दूसरी जगह खड़ा है, बीच में इतनी सारी मशीनें, शोर शराबा सब चल रहा है।
उसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो कम्युनिकेट करने में। दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम आता है हमारा पर्सनल प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत जजमेंटल लोग हैं आज के टाइम में। ह्यूमन बींग्स आर वेरी जजमेंटल। ठीक है, पहले से ही दूसरों के बारे में कुछ माइंडसेट बना के रखे हैं कि यार ये ना अच्छा हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा मेरे खिलाफ ही काम करेगा। ऐसी जजमेंट बना के रखोगे तो सामने वाला अगर तुम्हारे भलाई के लिए भी कुछ बोल रहा है ना, यू वोंट गेट द मैसेज प्रॉपर्ली। ये आप सोचोगे कि यार इसमें इसकी कुछ तो बदमाशी ही होगी। दैट्स मेंटल, साइकोलॉजिकल या पर्सन टू पर्सन वाला बैरियर। एक होता है सिमेंटिक या फिर लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, आप देखो हम लोग इंडिया में रहते हैं, कितने सारे लैंग्वेजेस है। ठीक है, अब हो सकता है ड्यू टू नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स लैंग्वेज हम लोग प्रॉपर मीनिंग ना समझ पाए। ठीक है, अभी आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं साउथ इंडिया से, उनको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तो वो कमेंट करते हैं कि सर प्लीज इंग्लिश में बोलो बिकॉज हमें समझने में दिक्कतें आ रही हैं। क्यों दिक्कत आई? लैंग्वेज प्रॉब्लम। देयर वाज वन गाय, वो बोल रहा है कि आप पंजाबी में पढ़ाओ। ठीक है, तो अब भाई मेरे को तो पंजाबी आती नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आती भी तो नहीं कर सकते थे ना, आई हैव टू केटर अ ह्यूज क्राउड। ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जाने से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कभी कभी हमें मैसेज नहीं समझ में आता बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। या फिर बहुत बार ऐसा होता है ना कि अलग अलग लैंग्वेज में एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, अब जैसे बंगाली में अगर बोला जाए तो इसको बंगाली में बोलते हैं कुड़ी, बंगाली में। और पंजाबी भाषा में देखो, पंजाबी भाषा में गर्ल को बोलते हैं कुड़ी, लड़की को बोलते हैं कुड़ी। तो वर्ड तो एक ही है बट दोनों लैंग्वेज में कितना अलग अलग मीनिंग आ जाता है ना, तो इसमें बहुत भयानक कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, बंगाली और पंजाबी अगर एक साथ कुड़ी बोले तो दोनों का मतलब अलग अलग है, एक का 20 है, एक का मतलब लड़की है। ठीक है, स्टेटस बैरियर। स्टेटस बैरियर क्या होता है? स्टेटस बैरियर इज हाई रैंक वाले लोग सब कुछ लोअर रैंक वाले से शेयर नहीं करते। ठीक है, उनको लगता है कि देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन जो सिर्फ उन्हीं के पास होना चाहिए। एंड लोअर रैंक वाले लोग भी सीनियर से कुछ कुछ बातें शेयर नहीं करते। वो हो सकता है डर के मारे ना करते हो, बट कम्युनिकेशन गैप तो आ रहा है ना, ड्यू टू दिस स्टेटस डिफरेंस। कोई हाई रैंक का है, कोई लो रैंक का है, तो सब बातें कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं आपस में। एक और पॉइंट इसमें कर लेते हैं, वी आर डूइंग इन अटेंशन। इन अटेंशन क्या होता है? जो आप क्लास में करते हो, इन अटेंशन, इन अटेंटिव हो जाते हैं हम लोग कभी कभी। वी स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और हमारा ध्यान वहीं फंस जाता है। क्लासेस आगे चल रहे हैं बट हम रह गए उधर ही। तो अभी क्या हुआ? इन अटेंटिव हो गए हम लोग, और इन अटेंटिव होने की वजह से वी कुड नॉट गेट द करेक्ट मैसेज। ठीक है, 5 इज इनफ। हालांकि आपको इसमें सभी कर लेना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन वाला भी कर ही लेते। चलो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर चैनल होता है कि इसको कम्युनिकेट करना है, ये उसको करेगा, वो उसको करेगा। इसमें क्या है ना, मैसेज डिले एंड डिस्टॉर्ट हो जाता है। किसके चलते हुआ? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के चलते। और एक है प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन होता है जब हम लोग बात सामने वाला बोल रहा है, उसकी बात खत्म होने से पहले ही हम सोच लेते हैं कि वो क्या बोल रहा होगा। तो हो सकता है वो कुछ और बोलने वाला होगा, बट बिकॉज वी आर सो जजमेंटल, वी डोंट लेट द पर्सन फिनिश। वी अज्यूम कि हाँ ये क्या बोलने वाला होगा। तो इसको बोलते हैं प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। ये भी एक दिक्कत है कम्युनिकेशन में। अब इन दिक्कतों को ठीक कैसे करें, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इन दिक्कतों को ठीक कैसे करें? पहली बात तो मैसेज अच्छे से ड्राफ्ट करो। ठीक है, रिटन मैसेज ज्यादा अच्छा होता है, तो इसमें क्या होता है ना, हमें अच्छे चॉइस ऑफ वर्ड्स करने का टाइम मिल जाता है। तो ड्राफ्ट द मैसेज प्रॉपरली। लैंग्वेज प्रॉपर रखिए, ऐसा लैंग्वेज रखिए जो सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, डोंट यूज वेरी बॉम्बास्टिक वर्ड्स, डोंट यूज लैंग्वेज जो ज्यादातर लोगों को समझ में ही ना आए। ठीक है, कम्युनिकेशन शुड बी टू वे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वीडियो को लाइक कर दो, तो हमें समझ में आ जाएगा ना कि ये टू वेज चल रहा है। एक मेरे तरफ से मैसेज आ रहा है, आपकी तरफ से लाइक आ रहा है, तो टू वेज होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स टू वे कम्युनिकेशन। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ज्यादा कम्युनिकेशन घुमाओगे तो मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाइए कि लोगों को कम्युनिकेशन जल्दी मिले, फास्ट मिले। बी कंसिस्टेंट। ठीक है, बहुत टाइम के लिए गायब हो जाओगे, एक बात बोल के फिर चुप हो जाओगे, तो फिर उस बात का ना कोई मीनिंग नहीं बनता फिर।
तो बी कंसिस्टेंट। एंड एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अगर सामने वाला आपको कुछ, जैसे आपका दोस्त है, ठीक है, अब आपका दोस्त का ब्रेकअप हो गया, वो आपको आके अपना दुख सुना रहा है और आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो आप थोड़ा वियर्ड बिहेव करोगे। आप उसको बोलोगे यार छोड़ो ना, क्या तुम दुख में हो, ठीक है, एंजॉय करो। वो एंजॉय नहीं करेगा बिकॉज उसके साथ ट्रेजेडी हुई है, तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो थिंकिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू वो हमारा लास्ट पॉइंट है। इससे बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगा, ज्यादा आप समझ पाओगे कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इट वाज अ बिग चैप्टर बट आई थिंक हमने अच्छा टाइम में इसको कंप्लीट किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। एंड डोंट फॉरगेट द ऐप, वो आपको एंड टू एंड कम्युनिकेशन नहीं, एंड टू एंड प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे सारे कम्युनिकेशन, ये वाला नहीं, नॉर्मल एग्जाम रिलेटेड कम्युनिकेशन आई डू, तो वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत जरूरी है। एटलीस्ट एग्जाम तक आप उसमें रहो, फिर आपको निकलना है तो निकल जाओ, बट एग्जाम तक आपको वहां पे बने रहना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।